नमस्कार। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संयुक्ता। दिल से जो रोग होते हैं उनसे हमारे जीवन को जो खतरा होता है, लगातार इस तरह के मामले अब बढ़ते जा रहे हैं। जो लोग स्वस्थ दिखते हैं उनमें भी सडन हार्ट अटैक के केसेस अब ढेर सामने आते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कि किस तरह से हम दिल से होने वाले जो खतरे होते हैं उनको भांप सके, उनको पहचान सके, लक्षण क्या है, बचाव कैसे करें, इसी के लिए दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो इस जन जागरूकता पहल की शुरुआत की गई। आंकड़े बताते हैं कि पश्चिम देशों के मुकाबले भारतीय 10 साल पहले ही हृदय से जुड़े रोगों से ग्रसित होने लगते हैं। आंकड़ों की माने तो भारत में हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु हृदय रोगों से और दिल का दौरा पड़ने से होती है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि लोगों को शिक्षित किया जाए, सचेत किया जाए, और इसीलिए 2018 में देश की सम्मानित इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो इस अभियान की शुरुआत की गई। इसी श्रृंखला में देश और राजस्थान के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ आज प्रियंका हॉस्पिटल एंड कार्डियक सेंटर जयपुर में हमारे साथ है। डॉक्टर्स के सशक्त पैनल से हम आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर जीएल शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शर्मा आपका। साथ ही डॉक्टर अशोक गर्ग, बहुत बहुत स्वागत दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो में। डॉक्टर गर्ग आपका भी। डॉक्टर पीयूष जोशी भी हमारे साथ है, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो में। डॉक्टर जीएल शर्मा, मेरा पहला सवाल आपसे ही है। हृदय से जुड़े रोगों की अगर हम बात करें तो इसमें भारतीय फेनोटाइप ये क्या है, और इसके साथ ही पश्चिम देशों के मुकाबले अगर भारतीयों की हम बात करें जिसमें युवा आबादी भी शामिल है, तो ऐसे में कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने की संभावना इनमें ज्यादा क्यों होती है? थैंक यू। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। इंडियन फिनोटाइप एक प्रकार का इंडियन जेनेटिक्स एंड मेटाबॉलिक प्रेडिस्पोजिशन है, जिसमें हमारे जीन के अकॉर्डिंग हमारे इंडियंस युवाओं में 40 से 50 साल की उम्र में ये 10 साल पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ के हिसाब से हार्ट की प्रॉब्लम जल्दी होती है, और जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है उसकी सीवियरिटी भी वेस्टर्न के मुकाबले ज़्यादा होती है। और तीसरा, हार्ट की डिजीज की वजह से जो मोर्टेलिटी है, मृत्यु दर है, वेस्टर्न के मुकाबले ये भी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारी हार्ट की धमनियाँ स्मॉल होती है। युवाओं में देखा जाता है कि इंडियन फिनोटाइप की वजह से, उसके प्रीडिस्पोजिशन की वजह से, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से ये अर्लियर, सीवियर और लीथल कॉम्प्लिकेशंस होता है। इसी को इंडियन फिनोटाइप कहते हैं। इसकी प्रॉब्लम्स क्या होता है कि अपने अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है, युवाओं में स्ट्रेस बहुत हो गया है, और अपनी खुद की जो जेनेटिक्स है वो इस हिसाब से है कि वी आर अर्लियर टू हैव दिस कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और सीवियर वी आर हैविंग सीवियरिटी ऑफ दिस कोरोनरी आर्टरी डिजीज एज कंपेयर टू वेस्टर्न। हमारी मेटाबॉलिज्म और जेनेटिक्स प्रीडिस्पोज्ड है। डॉक्टर अशोक गर्ग, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या कोई ऐसी जांच है जिससे पता कर सके कि हृदय में किस तरह का विकार है, और कोई इमरजेंसी मेडिसिन जिसके बारे में आप बताना चाहे ताकि अचानक से अगर दिल का दौरा पड़े तो व्यक्ति की जान बचाई जा सके? देखिए, आपके 2 प्रश्न हैं। सबसे पहले मैं रिस्क फैक्टर वाले प्रश्न का उत्तर दूँगा। रिस्क फैक्टर जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर हैं, वो जानने के लिए रूटीन में जो अपन टेस्ट कराते हैं वो होते हैं लिपिड प्रोफाइल, ईसीजी, इको, ट्रेडमिल। ये रूटीन जाँचें हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और जो ब्लड के टेस्ट हैं, जो जिससे आनुवंशिकता पे डिपेंड करता है कि आप कितने प्रोन हैं हार्ट डिजीज़ के लिए और कितनी आपकी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बॉडी में हैं। वो कुछ एडवांस टेस्ट हैं, वो भी अपने को ज़रूर कराना चाहिए। तो उन रिस्क फैक्टर की मैं चर्चा करूँ तो उसमें एक महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है जो टेस्ट कर सकते हैं, वो है लाइपोप्रोटीन ए, जो कि आपकी आनुवंशिक रूप से आप हार्ट डिजीज़ के लिए कितनी प्रोन है वो डिनोट करता है। नंबर 2 एक और जो ब्लड टेस्ट है दैट इज़ कॉल्ड द सीरम होमोसिस्टिन लेवल, और तीसरा एक और टेस्ट जिसको कहते हैं एचएससीआरपी लेवल, हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन लेवल, जो एक इन्फ्लेमेशन मार्कर है। तो ये 3 कुछ और एडवांस टेस्ट है जो अपने को कराने चाहिए, जिससे अपने को रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज पता चल सकती है। ये बात हुई अपने रिस्क फैक्टर के लिए जी। टेस्टों की। इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें
तो जो शुरुआत के जब दिल के दौरे का लक्षण होता है आपको, तो शुरुआत का जो समय होता है उसको कहते हैं गोल्डन मिनट्स, 30 टू 60 मिनट्स जो टाइम होता है, उसके दौरान यदि एक एस्पिरिन की गोली भी ले लें, एस्पिरिन वैसे तो लेनी चाहिए एस्पिरिन की 325 एमजी गोली, क्लोपिटिग्विल की 75 एमजी की 4 टैबलेट्स एंड अटोरास्टेटिन 40 या 80 एमजी, ये आइडियली लेनी चाहिए, जो सबको साथ रखनी चाहिए। मैं एक चीज़ बताऊँ, अभी जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक जर्नल में पब्लिश डाटा हुआ था, वहाँ जो हार्ट अटैक के लक्षण थे, उस टाइम पर लोगों ने जो 325 एमजी की एस्पिरिन गोली जो चबाई, उससे वहाँ करीब-करीब 13,000 डेथ पर ईयर से हो गए, मतलब 13,000 लोग मौत के मुँह में जाने से बच गए। वो अमेरिका है, वहाँ पर की पॉपुलेशन मतलब हम अपने इंडिया की बात करें तो वहाँ यहाँ इंडिया की पॉपुलेशन उससे करीब-करीब 5 गुना ज़्यादा है। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि एकमात्र एस्पिरिन से हम हमारे देश में कितनी लाइफ सेव कर सकते हैं, वो कि एस्पिरिन से। यदि साथ में अपन क्लोपिडोग्रिल और अटोरास्टेटिन लें, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा लाइफ सेव कर सकते हैं। नंबर 2, एक चीज़ मैं यहाँ और स्पेशली बताना चाहूँगा कि हाल ही में हमारे हॉस्पिटल प्रियंका हॉस्पिटल ने एक किट तैयार की है, उसका नाम है प्रियंका हार्ट कवच किट। उसके अंदर हम एस्पिरिन गोली 350 एमजी की, एक क्लोपिडोग्रिल की 4 टैबलेट 75 एमजी की एंड अटोवास्टेटिन की 80 एमजी की हम एक किट बनाई है, जिससे कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर हमारे हॉस्पिटल में निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। और मैं ये कहूँगा कि ये किट सबको अपने साथ रहनी चाहिए, जिससे अपन जो आने वाले जो हार्ट के अटैक के लक्षण है, उस जैसे हों, उससे अपन तुरंत ले लें, तो काफ़ी हद तक अपन मोर्टेलिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर पीयूष जोशी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जब लक्षणों की बात होती है तो आम लोगों को ये तो पता है कि दाएं हाथ में, कंधे में दर्द है या फिर सीने में तकलीफ है तो हृदय रोग का खतरा है। लेकिन इसके अलावा और दूसरे कौन से खास लक्षण हैं? और साथ ही साथ महिलाओं और पुरुषों की अगर अलग-अलग बात करें तो वो कौन से लक्षण हैं जो बार-बार देखे जाते हैं? बेसिकली हम लोग जो बात करते हैं चेस्ट पेन की, चेस्ट पेन के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पर हम जब बात करते हैं हार्ट अटैक से रिलेटेड चेस्ट पेन की, जी। चेस्ट पेन या चेस्ट डिस्कम्फर्ट मान लीजिए या हेवीनेस मान लीजिए, ये आपका बेसिकली होता है रेट्रोस्टर्नल एरिया, जो आपका स्टर्नम है इसके पीछे की तरफ होता है ये पेन आपका रेडिएट कर सकता है, जैसे आपने बात करी कि जो पे रेडिएट कर सकता है, आपके नेक पे रेडिएट कर सकता है, यही पेन आपके एपिगेस्ट्रियम रीजन पे रेडिएट कर सकता है। यही पेन अगर आपका रेडिएट कर रहा है लेफ्ट शोल्डर में या लेफ्ट आर्म के अंदर या लेफ्ट अल्लर साइड के अंदर, तो मोस्टली ऐसा माना जाता है कि ये पेन आपका हार्ट से संबंधित है। ये नॉर्मली सबको पता होता है, पर कई बार ऐसा होता है कि इस चेस्ट पेन के अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स में कॉमनली देखे जाते हैं। जैसा आप मान लीजिए पेशेंट फटिगेबिलिटी के साथ में आपके पास आ सकता है, पेशेंट सिनकोप या चक्कर आने के सिम्टम के साथ में आ सकता है, नोजिया या वोमिटिंग पेशेंट को हो सकता है, या कई बार पेशेंट आपके पास में सांस भरने की तकलीफ के साथ में आ सकता है। इन सिम्टम्स को हम लोग बोलते हैं एंजाइना इक्विवेलेंट। एंजाइना इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ कि पेशेंट को टिपिकल चेस्ट पेन नहीं हुआ, पर पेन के अलावा जो पेन हो सकता है, नेक पेन हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है, रेडिएटिंग आर्म के अंदर पेन हो सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंजाइना इक्विवेलेंट। और ये एंजाइना इक्विवेलेंट जो है मोस्टली देखा जाता है फीमेल्स के अंदर, या जो ओल्डर एज है जिनके अंदर, या डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर। तो ये 3 कैटेगरी जो मैंने बताई कि डायबिटीज, ओल्डर एज पेशेंट्स या फीमेल्स, इनमें एंजाइना इक्विवेलेंट अगर है तो आप मान के चलिए कि आपको एक बार डॉक्टर से परामर्श लेने की बहुत जरूरी है। और हार्ट अटैक भी आपका 2 तरह का देखा जाता है। एक हम लोग बोलते हैं एसटी एलिवेटेड या नॉन एसटी एलिवेटेड एमआई या अनस्टेबल एंजाइना, और दूसरी तरह का जो होता है वो होगा आपका स्टेबल एंजाइना। जी। जो एक्यूट एमआई का प्रेजेंटेशन है आपका, जो मैंने बात करी एसटी एलिवेटेड या एनएसटी या अनस्टेबल एंजाइना, उसमें मोस्ट कॉमनली पेशेंट आपके पास में चेस्ट पेन के साथ में कंप्लेन करके आते हैं कि सडन सडन ऑन से चेस्ट पेन उनको हुआ और वो आपके पास में हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। पर जो दूसरी तरह का वेरिएंट है जो मैंने आपकी बात करी स्टेबल एंजाइना, स्टेबल एंजाइना के अंदर मोस्टली चेस्ट पेन हो सकता है, पर दूसरा जो मैंने आपसे बात करी सांस लेने में तकलीफ, कि जब भी पेशेंट वॉक करेगा तो आपकी मायोकार्डियम की डिमांड और सप्लाई मिसमैच होगी, जब उस टाइम पे उसको सांस लेने के अंदर तकलीफ होगी। और जब वो पेशेंट रेस्ट करेगा या उसको आप नाइट्रोग्लिसरीन के टेबलेट दे लेंगे तो उसको सिम्टम्स में सुधार होगा। तो ये 2 तरह के वेरिएंट्स होते हैं, एक्यूट एमआई या स्टेबल एंजाइना, जिनके अंदर अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंसेस है सिम्टम्स।
डॉक्टर जीएल शर्मा, आपसे हम जानना चाहेंगे कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक डिजीज ये क्या है और क्यों ये अब जो डायबिटिक मरीज हैं या साथ ही साथ जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए चिंता का विषय बन गया है। डायबिटीज का जहां तक सवाल है, क्या डायरेक्ट कनेक्शन है इसका? बहुत ही उम्दा सवाल है आपका और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। CKM, कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये न्यू टर्मिनोलॉजी है जिसमें कार्डियक से रिलेटेड हार्ट की प्रॉब्लम्स, किडनी से रिलेटेड CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज और तीसरी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डायबिटीज और ओबेसिटी, ये इंटर रिलेटेड कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होता है। अगर एक प्रॉब्लम किसी को है तो वो दूसरी प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। डायबिटीज़ होती है, ओबेसिटी होती है, ये दोनों मेटाबॉलिक डिजीज होती है। तो इन दोनों के होने से आपको किडनी की प्रॉब्लम भी हो सकती है और हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ CKM में ये होती है कि आपको अर्ली डायग्नोसिस करना पड़ता है इसमें। अगर आपने अर्ली डायग्नोसिस कर लिया तो इसके कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी मिनिमम होते हैं, और डायग्नोसिस नहीं कर पाए तो हार्ट की प्रॉब्लम अनजाना होने के बाद में हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट अटैक होने के बाद में हार्ट फेलियर हो सकता है, और किडनी की प्रॉब्लम अगर आपने रिकग्नाइज नहीं करी अर्ली तो किडनी फेलियर हो सकता है, GFR डाउन हो सकती है। तीसरा, आपकी डायबिटीज़ अगर इनिशियल फेज में आपने डायग्नोज नहीं करी तो वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, लीवर पे, किडनी पे, हार्ट पे, मसल्स पे, आँखों पे, पेरिफेरी पे, तो डायबिटीज़ के ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें इंटरलिंक्ड होती है। इससे अर्ली डायग्नोसिस से प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है आपका, और अगर आपने एक चीज़ अगर पकड़ ली है तो दूसरी चीज़ का आपका ट्रीटमेंट आराम से हो सकता है। इसके लिए आपको अलग अलग चीज़ें बनी हुई होती है, जैसे आप जिनकी जेनेटिक्स होती है उनमें तीनों चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती है, और इनको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि यू हैव टू डायग्नोज अर्ली। डॉक्टर अशोक गर्ग, आपसे हम जानना चाहेंगे मिनिमल इन्वेजिव ये सर्जरी किस तरह की होती है हार्ट के रोगियों के लिए, और साथ ही साथ कैथेटराइजेशन की प्रक्रिया या स्टेंट प्लेसमेंट, इनसे ये किस तरह से भिन्न है? कैसे आप ये तय करते हैं कि किस मरीज को सर्जरी की जरूरत है? देखिए, जहाँ तक मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी की बात है, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो एक कन्वेंशनल कार्डियक सर्जरी होती है, उसमें जो स्टर्नम होती है अपनी, ये बीच की हड्डी होती है चेस्ट की, इसके ऊपर पूरा कट लगता है। जबकि जो मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी होती है, वो एक सर्जरी का रूप है, लेकिन इसमें 2 पसलियों के बीच में से कट लग के, या जिसको एक कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में छोटे चीरे वाली सर्जरी, वो चीज़ होती है। ये कैथेटराइजेशन से कैसे डिफरेंट है? उसमें डिफरेंट ये है कि जो कैथेटराइजेशन जिसमें एंजियोप्लास्टी करते हैं या स्टेंट प्लेसमेंट करते हैं, उसमें हाथ या पैर की नस को हम कट नहीं करके उसको कहेंगे पंक्चर करते हैं। मतलब पंचर करने से के बाद उसमें टाँका लगाने की, सुई लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि जो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी होती है, उसमें बड़ा चीरा नहीं लग के छोटा चीरा लगता है, और उसमें सुई की जरूरत पड़ती है, टाँका लगाने की जरूरत पड़ती है। ये तो डिफरेंस हुआ अपना कैथेटराइजेशन का और मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का। अब आती है बात बाईपास सर्जरी कब डिसाइड करते हैं? जब किसी पेशेंट की एंजियोग्राफी की जाँच की जाती है, उसमें ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, और वो ऐसी नाजुक जगह पे हैं या बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें स्टेंटिंग नहीं हो सकती, या बहुत आधी-अधूरी स्टेंटिंग हो सकती है, तो उसमें यूजुअली यही सलाह दी जाती है कि आप बाईपास ऑपरेशन करा लें, एंजियोप्लास्टी आपके लिए सक्सेसफुल नहीं है। डॉक्टर पीयूष जोशी, आपसे मेरा सवाल है कि किस तरह से डाइट, मेडिकेशन, एक्सरसाइज, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, इन सब के साथ साथ ब्लड शुगर मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी है। बेसिकली अगर आप बात करें हेल्थी हार्ट के लिए तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है मेडिसिन के साथ में। एक जो वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी स्टडी हुई है, इंटर हार्ट स्टडी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें 9 रिस्क फैक्टर्स काउंट किए गए हैं जो आपकी हार्ट से रिलेटेड समस्याओं को रिस्क फैक्टर के रूप में पाया जाता है। जो से आपने बात करी उनके अंदर अगर हम बात करें तो आपका स्मोकिंग, एल्कोहल, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, स्ट्रेस, या फिर अगर हम बात करें जो आपके डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया या डिसलिपिडीमिया, ये 9 रिस्क फैक्टर्स हैं जो किसी भी तरह की कार्डियक से रिलेटेड समस्या को पैदा कर सकते हैं। इन बीमारियों को या इन रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए हमें प्रॉपर लाइफस्टाइल को ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो हमने बात करी, दूसरी आपने बात करी कि बीपी कंट्रोल करने के लिए जी। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जब भी किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90 होता है तो हम लोग उसको मेडिसिन स्टार्ट करते हैं।
हम लोग दो कैटेगरी में इन पेशेंट्स को डिवाइड करते हैं कि अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है या किडनी से रिलेटेड डिजीज है, तो उनके अंदर जो हम लोग नॉर्मली ब्लड प्रेशर का लेवल हम लोग मेंटेन करके रखते हैं वो 150/90 रहता है, और नॉर्मल अदर पेशेंट में ये बीपी आपका 140/90 होता है। अगर हम लोग नॉर्मल भाषा में जो हमारी स्टडीज हो रखी है उनके अकॉर्डिंग बात करें, तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से अगर हम लोग 3 से 5 mm ऑफ एच अगर आपका ब्लड प्रेशर अगर आप कम करते हैं, तो कार्डियोवेस्कुलर डिजीज होने के चांसेज एज कंपेरेटिवली नॉर्मल पेशेंट के बहुत कम हो जाते हैं। तो लाइफ बिल्कुल। स्टाइल मॉडिफिकेशन अलोंग विद मेडिकेशंस वी कैन रिड्यूस आवर बीपी, जो अप्रोप्रिएट हमारी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग। बेहद सार्थक बातचीत अभी तक हुई है हृदय रोग, उसके लक्षण, बचाव और उपचार को लेकर। लेकिन चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए एक संदेश तो बहुत जरूरी है, और ऐसे में डॉक्टर जीएल शर्मा, क्या संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? मैं आपके दर्शकों को ये संदेश देना चाहूँगा कि हार्ट फिट इंडिया फिट। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 10% ऑयल कम करने का जो स्लोगन दिया हुआ है, उससे इंडिया फिट का जो मैसेज दिया हुआ है उसको हार्ट फिट से जोड़ते हुए अपना खान पान सुधारिए, एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेस कम लीजिए और मस्त रहिए। बिल्कुल। डॉक्टर अशोक गर्ग, आपसे हम जानना चाहेंगे, दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट इस वक्त जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या संदेश उनके लिए आपका है? देखिए, संदेश के बारे में काफ़ी चर्चा हो चुकी है, बट जो विशेष चिंता का विषय है, वो ये है कि जैसे सब लोग कह रहे हैं कि हमारे देश में जो यंगस्टर पॉपुलेशन है, उसमें हार्ट की डिजीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यदि कारणों की बात करें, तो मुख्य कारणों की में एक तो जो कल्चर, जो वर्क कल्चर आजकल का, स्ट्रेस एट वर्क प्लेस, साथ में हैबिट ऑफ स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, फास्ट फूड एंड लैक ऑफ स्लीप। ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आजकल की जो लाइफस्टाइल चल रही है उस हिसाब से। और इन सब के कारण से जो बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, एंड दैट गिव राइज टू हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्बेंस, हाइपरलिपिडेमिया जिसको कहते हैं, डिसलिपिडीमिया, और फिर उससे हार्ट अटैक की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। ये मुख्य कारण है अपने हार्ट अटैक के युवाओं में। तो मेरा यही संदेश रहेगा कि जो भी युवा लोग हैं, स्ट्रेस को कम करें, पर्याप्त नींद लें, क्योंकि यदि 6 घंटे से कम की नींद लेते हैं तो ये आपके हार्ट अटैक के रिस्क को डबल कर देता है। तो एक अच्छी 8 घंटे की नींद लें, स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहें, जहाँ तक हो सके घर का खाना खाएँ, फास्ट फूड को अवॉइड करें, और सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वो साल में 2 बार या 1 बार अपने ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ज़रूरत पड़े तो हृदय रोगों की जाँच अवश्य करवाते रहें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। वाक़ई में बहुत ज़रूरी है, हम अपने लाइफ़स्टाइल को अगर ठीक रखेंगे तो हमारा दिल भी ठीक रहेगा, और दिल ठीक रहेगा, हृदय ठीक रहेगा तो हम ठीक रहेंगे। दिल का चलते रहना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर पीयूष जोशी, आपका क्या मैसेज होगा हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं आप सभी लोगों के माध्यम से सभी लोगों को एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगा। हार्ट से रिलेटेड बीमारियों से बचने के लिए सिंपल सा फंडा है, ईट हेल्दी एंड वॉक रेगुलरली। आप हम लोग सभी यही बात कर रहे हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कार्डियक से रिलेटेड डिजीज। अगर आप अच्छा खाना खाएंगे और रेगुलर वॉक करेंगे, दो सिंपल चीज़ें हैं, इनसे आप कार्डियक से रिलेटेड बीमारी से बच सकते हैं। दूसरा, अगर जिस भी पर्सन को हार्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या है या जिनमें जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं, आप रिस्क फैक्टर्स को दूर कीजिए, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कीजिए। और अगर किसी को भी पर्सन को अगर कभी भी कोई भी सिम्टम्स जो हमने डिस्कस करे हैं, कभी भी ऐसा लगता है कि छोटा-सा भी सिम्पटम्स है, वो कभी भी बड़ा हो सकता है। तो आप जभी भी कभी डाउट हो कि मुझे चेस्ट पेन या चेस्ट हेवीनेस या नेक पेन, जो रेडिएटिंग पेन या साँस लेने में तकलीफ हो रही है, एज़ सून एज़ पॉसिबल जो भी आपके नियर बाय कार्डियक सेंटर है या जो भी नियर बाय फिजिशियंस अवेलेबल हैं, वहाँ पे जाके आप उनको कंसल्ट कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को सिम्पटम होता है और वो उसको लगता है कि मेरे को तो बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाना है, पर पता चलता है कि वो वहाँ पहुँच ही नहीं पाता। तो आप, जैसे सर ने बात करी कि एस्पिरिन की एक सिंपल 325 mg की मेडिसिन आपके 20 से 25% मोटिलिटी को कम कर सकती है हार्ट अटैक के पेशेंट के अंदर। तो अगर किसी भी पेशेंट को कोई भी कार्डियक से रिलेटेड सिम्टम्स डाउटफुल है, तो आप नियर बाय जो भी डॉक्टर अवेलेबल है, सब एमबीबीएस करे हुए होते हैं, सबको कार्डियक से रिलेटेड पता होता है।
तो जब भी आप जाएंगे आपकी ईसीजी होगी, प्रोप्टी होगी, दीज आर द टू बेसिक इन्वेस्टिगेशंस। उससे आपकी बीमारी जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगी और जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो आपको वहाँ मिल जाएगा। उसके बाद में अगर वहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है तो वो आगे ट्रीटमेंट करेंगे, नहीं तो दे विल शिफ्ट टू हायर सेंटर। बट आपकी जो बीमारी है जो 2 घंटे बाद में डायग्नोस होने वाली है, वो 2 घंटे पहले ही अगर किसी फिजिशियन ने डायग्नोस कर ली तो जो भी मोर्टेलिटी के चांसेज है वो कम हो जाएंगे। तो मेरा तो यही मैसेज है कि अगर कभी भी किसी भी पर्सन को कुछ भी कार्डियक से रिलेटेड सिम्टम्स डाउटफुल हो, एज सून एज पॉसिबल आप डॉक्टर के पास जाइए और वो आपको डायग्नोसिस उसका पता चल जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सिम्टम्स आपको होते हैं पर जस्ट बिकॉज जो हमारी लापरवाही की वजह से हम लोग उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और वो जो सही टाइम पे अप्रोप्रिएट टाइम पे पेशेंट का डायग्नोसिस होना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, वही 12 घंटे या 24 घंटे बाद में होता है। और उस टाइम पे कई बार ऐसा होता है कि जो कॉम्प्लिकेशंस हो चुके होते हैं वो फिर लाइफ टाइम से पेशेंट को झेलने पड़ते हैं। तो मेरा तो यही आप लोगों से निवेदन है, ईट हेल्दी, वॉक रेगुलरली, और जब भी कार्डियक से रिलेटेड कुछ भी सिम्टम हो प्लीज विजिट टू नियर बाय डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल। बहुत अच्छी बातचीत हेल्दी हार्ट को लेकर आप सभी से हुई। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जीएल शर्मा, डॉक्टर अशोक गर्ग, डॉक्टर पीयूष जोशी। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने व्यस्त स्केड्यूल में से समय निकालकर आप हमारे इस टॉक शो में हमारे साथ जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे व्यूअर्स के साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा की। और वाकई में दर्शकों, पूरी उम्मीद है कि जो टिप्स, जो एडवाइस डॉक्टर्स ने हमें दी है उनका हम पूरा ध्यान रखेंगे, अपने हृदय को स्वस्थ रखेंगे। किसी भी तरह की समस्या होगी तो डॉक्टर से संपर्क करना ना भूलें, लक्षणों को इग्नोर ना करें और जुड़े रहिए हमारे साथ दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो में। लॉग इन करना ना भूलें हमारा फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट, और हाँ, हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी अवेलेबल है। हमारे साथ जुड़े रहे। अगली बार डॉक्टर्स के एक नए पैनल के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।